आज का टॉपिक, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। औद्योगिक क्रांति आप लोग पढ़ चुके, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग देख चुके हैं। औद्योगिक क्रांति जिस समय में चल रही है उसी समय यूरोप में बहुत सारी गतिविधियाँ पैरेलल चल रही थी, ठीक है। इतनी गतिविधियाँ इस समय में पैरेलल चल रही थी कि फ्रांस या फिर इंग्लैंड तक इन सारी गतिविधियों से नहीं बचा हुआ है। मतलब वो सारे के सारे नेशन अपने अपने पर्टिकुलर नेशन के लिए या उनके इंडिपेंडेंस के लिए या तो अपने लीडर से ही लड़ रहे थे या फिर दूसरे लीडर से लड़ रहे थे, ठीक है। कोई किसी को कैप्चर किया हुआ है, कोई अपने ही लीडर से दुखी है। ये सारी की सारी कहानी आपको आने वाले इस पूरे के पूरे लेक्चर में मिलने वाली है, ठीक। फ्रांस की क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति बेसिकली ये रिलेट करती है अपने यहाँ के ही लीडर से, लोग दुखी हैं यहाँ पे, उसको हटाने के लिए जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर अभी आप स्टेजेस देखोगे वो सारे स्टेजेस इसके पार्ट बनते हैं, ठीक है। फ्रांस की क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं तो ये समयकाल लगभग 1789 है, 1789 में माना जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड गतिविधियाँ बहुत पहले ही फ्रांस में शुरू हो चुकी थी। 1789 इसलिए माना जाता है क्योंकि फ्रांस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सामने रख दिया था जो 1791 में आके फाइनली पारित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण युग है कहीं ना कहीं पूरे यूरोप के लिए। फ्रांस की क्रांति सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फ्रांस के लिए नहीं है या फ्रांस के लोगों के लिए नहीं है। ये क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो फ्रांस से भी बियॉन्ड जाके दुनिया के हर नेशन को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि आप अपनी आज़ादी के लिए किस तरीके से संघर्ष कर सकते हो। भारत इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित था। भारत के अंदर जो आइडियाज़ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो आए हैं कहाँ से आए? फ्रांस की आइडियोलॉजी से ही हमने उठाए, ठीक है। तो फ्रांस की आइडियोलॉजी वर्क करती है इटली, जर्मनी, इवन इंग्लैंड और ऐसे तमाम इलाकों के अंदर जहां पर इन सबका प्रभाव सीधे तौर पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं आज फ्रांस की क्रांति के तौर पर। फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्लॉज हैं उसकी एकदम शुरुआत से चलते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं एक लैडर से। इसको मान लो ये किसी तरीके की लैडर है, ठीक है। लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी के अंदर सबसे निचले तबके पे यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है मोनार्की। क्या लिखा हुआ? मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजशाही, ठीक है। राजशाही या राजघराने जो भी हैं उनका शासन जो होता है उसे कहा जाता है मोनार्की। इस मोनार्की की सीढ़ी से चढ़ के जब लोग अपनी डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए लड़े, ठीक है, इसी को फ्रांस की क्रांति बोला जाता है, ठीक है। लड़ने के अभी बहुत सारे फायदान हैं, धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। यहाँ पे लोगों ने अपने लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए इस पूरी की पूरी लड़ाई को लड़ा, ठीक है। अब इन स्टेजेस के अंदर बहुत सारी स्टेजेस हैं, कुछ फेजेस देखेंगे हम लोग। फर्स्ट फेज दिखाई देगा, सेकंड फेज दिखाई देगा और थर्ड फेज दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर फ्रांस की क्रांति से आज़ादी मिल गई हो। कई लंबे वर्षों का संघर्ष है जिसके बाद में फ्रांस को यहाँ पे आज़ादी मिल पाई होगी, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर मोनार्की मतलब राजशाही का शासन था। इससे लोग लड़के क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पूरी लड़ाई को हम लोग को फ्रांस की क्रांति के तौर पर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए, ऐसा लोग क्यों चाह रहे हैं और क्यों परेशान है राजशाही से या इस मोनार्की से। इस मोनार्किकल सिस्टम में यहाँ पर 3 स्टेजेस के अंदर फ्रांस की जनता को डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेजेस में फ्रांस की जनता का डिवीजन था, ठीक है। उन 3 स्टेजेस की अगर बात करें तो इसको बोला जाता था फर्स्ट स्टेज, इसको बोला जाता था सेकंड स्टेज और इसको बोला जाता था थर्ड स्टेज, ठीक है। इन 3 तरीके का क्लासिफिकेशन फ्रांस के अंदर उस समय में देखने को मिलता था, ठीक। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट। इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक। तो 3 स्टेजेस के अंदर यहाँ पर पूरे के पूरे फ्रांस की सोसाइटी का डिवीजन करके रखा था अगर सामाजिक तौर पर देखा था। अब ये डिवीजन था कैसा? जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे ये लोग बेसिकली क्लर्जी वर्ग को बिलोंग किया करते थे। क्लर्जी मतलब समझते हैं आप लोग, है ना। हम लोग बात कर रहे थे चर्च की बात कर रहे थे, पुरोहित की बात कर रहे थे, या फिर जितने भी चर्च से रिलेटेड लोग होते थे वो सब टॉप क्लास के लोग हुआ करते थे, इसमें आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में आता था नॉबिलिटी, ठीक है। नॉबिलिटी का मतलब
राजशाही घराने, ठीक है। राजशाही घरानों से रिलेटेड जो भी स्टेट होता था वो कौन सा था, सेकंड स्टेट माना जाता था। थर्ड स्टेट था कॉमन पीपल का, सामान्य लोगों का, ठीक है। कॉमन पीपल में आपको पीजेंट्स पता होगा, होते रहे होंगे, ठीक है। कई सारे वर्कर्स होते रहे होंगे, वर्कर्स के साथ में आर्टिसंस मतलब जो किसी भी तरीके के आर्ट वर्क वगैरह करते हैं, वो सारे के सारे लोग। इवन यहाँ पे ट्रेडर्स भी हुआ करते थे, व्यापारी वर्ग भी हुआ करता था, लॉयर्स भी हुआ करते थे, ठीक है, और कुछ फिलोसफर्स भी हुआ करते थे। ये सारे के सारे लोग पार्ट किसका बनते थे, थर्ड स्टेट का, ठीक है। पूरा फ्रांस 3 तरीके के स्टेट में डिवाइडेड है। उन 3 स्टेट का हम लोग अगर क्लासिफिकेशन देखें, पहला क्लासिफिकेशन बताता है कि चर्च के लोग हावी थे फ्रांस के ऊपर, जिसमें सबसे सुप्रीम चर्च हुआ करता था। उसके बाद सेकंड स्टेट में नॉबिलिटी देखते हैं, राजशाही घराने यहाँ पर पूरी तरीके से हुआ करते थे। तीसरे स्टेट में हम लोग कॉमन पीपल देखते हैं। इन कॉमन पीपल में किसान, मजदूर, आर्टिसंस जो काम करने वाले, आर्ट्स बनाने वाले लोग थे, ट्रेडर्स व्यापारी लोग, और साथ ही साथ में सभी उस तरीके के लोग जो लॉयर्स पढ़े लिखे लोग भी थे, वो भी इसके अंदर आया करते थे, ठीक है। लॉयर्स या फिर फिलोसफर्स तक इसका पार्ट बना करते थे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग विमेन को भी रख देंगे, विमेन को भी थर्ड स्टेट का ही पार्ट माना जाता था, ठीक है। विमेन का भी क्लासिफिकेशन किसमें माना जाता था, थर्ड स्टेट के पार्ट में माना जाता था। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग को समझ आया। हमने फ्रांस को, सोसाइटी को ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है, और फ्रांस के लोगों ने ही उस समय ऐसे करके रखा हुआ था। हम क्या करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे के कारण यही थे कि इस स्टेट और इस स्टेट के लोगों ने शोषण किया होगा इन स्टेट के लोगों का, तभी तो क्रांति कॉमन पीपल के द्वारा उठाई गई होगी। ये बात तो सीधी सीधी समझ आ रही है। तो इन 3 स्टेट के लोगों ने यहाँ पर अपने समाज का बंटवारा करके रखा हुआ था। इसी बंटवारे में जो तीसरा वाला स्टेट था, ये परेशान था, ठीक। और थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर चलते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस की अगर बात करें फ्रांस की, तो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा था कि यहाँ पे टैक्सेस लगा करते थे, कर लगा करते थे। तो कर लगना तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर जगह लगता है। कर लगने में कौन सी बड़ी आफत हो गई, हर इंसान कर देता है, अभी भी कर दे रहे हैं, पहले भी कर दिया करते थे, हर जगह कर होता था, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि पहला स्टेट और सेकंड स्टेट हर तरीके के कर से मुक्त था, इनको कोई कर नहीं देना होता था, ना राजा कोई कर देगा, ना ही क्लर्जी या चर्च के लोग किसी भी तरीके का कोई कर दिया करेंगे। सिर्फ कर कौन देता, कॉमन पीपल दिया करता है, ठीक है। ये तीसरे स्टेट के लोग पूरा का पूरा कर देते थे। अब और चीज़ एक बता दें आपको, 10% लोगों की भागीदारी इन 2 स्टेट को मिला के थी, और 90% लोगों की भागीदारी इस अकेले स्टेट को मिला के थी। मतलब सिर्फ 10% के लोग पूरे फ्रांस के 90% की जनता के ऊपर रूल किया करते थे, ठीक है। और उन्हीं से कर लेते थे, उन्हीं से अपना जीवन यापन किया करते थे, ठीक। कर लेते थे, कर लेने तक तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी, सारी चीज़ें सामान्य तौर पर चल रही थी। यहाँ पर 2 तरीके के कर लगते थे, एक को बोला जाता था टीथे और एक को बोला जाता था टेल, ठीक है। ये 2 कर हैं, उस समय में कर लगा करते थे फ्रांस के अंदर। 2 तरीके के कर लगते थे, एक को टीथे बोला जाता था, एक को टेल बोला जाता था, ठीक है। टीथे कर वो कर होता था जो कर यहाँ पर पादरी वर्ग लगाता था इस थर्ड क्लास के ऊपर 1/10 कितना लगाता था, 1/10 कर जो लगाया करता था पादरी वर्ग, किस पे लगाता था, सीधा वो थर्ड स्टेट के लोगों पे लगाया करता था। टेल वाला कर कौन लगाते थे, नॉबिलिटी वाले लगाते थे। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता था, जैसे आज के समय में जीएसटी आप लोग देखते हैं, है ना, इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से, या फिर कह सकते हो आप ऐसा कर जिसके ऊपर आप डायरेक्ट पैसा सरकार को ना दो, लेकिन कुछ खरीदने के और इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको सरकार को पैसा देना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल सीधा खरीदने जाके तो शायद 50-60 में मिलेगा, लेकिन हम सरकार को कर दे रहे हैं 35-36 रुपए का, इस वजह से वो 95-96 रुपए का मिलता है ना। तो ये कर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में टीथे जो ये है चर्च लगाया था, और टेले कौन लगाता था, सरकार वहाँ की नॉबिलिटी के लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में लगाया करते थे। ये कर भी जनता दे रही थी, अभी तक कोई समस्या वाली बात नहीं। समस्या कहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक समझ आ गई बातें, ठीक है। अब देखो समस्या कहाँ से शुरू हुई। समस्या शुरू होती है 1776 के अंदर अमेरिका में एक क्रांति हुई थी, ठीक है। अमेरिका का अभी हम लोग पढ़ेंगे, पीछे जाएंगे जब पढ़ेंगे अमेरिका के बारे में, लेकिन आज का टॉपिक फ्रांस था, तो इस वजह से हम लोग फ्रांस पर डिस्कस कर रहे हैं। 1776 के अंदर अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, और वो रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या था, आप लोग भी जानते हैं कि इंग्लैंड से अमेरिका ने अपने आप को लिबरल कराया था, फ्री कराया था, ठीक है।
1776 की तो बात है। 1776 में अमेरिका ने ये संघर्ष करके अपने आप को फ्री करा दिया, ठीक है। तो ये हुआ था कि इस समय अमेरिका की मदद करने के लिए फ्रांस आगे पहुंचा। कौन पहुंचा? फ्रांस। 1776 में अमेरिका की मदद किसने की थी? फ्रांस। फ्रांस की वजह से ही अमेरिका के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट कॉलोनीज बन पाई थी, मतलब कुछ स्वतंत्र इलाके किसकी वजह बदौलत बन पाए थे? फ्रांस की वजह से। अब फ्रांस अमेरिका की मदद करने पहुंच गया 1776 में, ठीक। यहाँ पर जो राजा है फ्रांस के, उनका नाम था लुईस 16। क्या नाम था? लुईस 16। फ्रांस के राजा कौन है? लुईस 16, ठीक है। लुईस 16 के नाम से भी जाना जाता है। लुईस 16 यहाँ पे राजा हुआ करते थे। लुईस 16 फ्रांस की मदद करने जिस समय, अमेरिका की मदद करने जिस समय पहुंचे, उस समय फ्रांस की हालत खुद अस्थिर थी। फ्रांस के लोग इस समय कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन का फेज देख रहे थे। इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन की बात करें तो इनके खजाने खाली हो रहे थे धीरे धीरे, और संपत्ति इनकी खत्म हो रही थी। इन्हीं के देश के लोग कहीं ना कहीं उस परेशानी से बाहर निकलने में असमर्थ थे, ठीक है। काफ़ी परेशानियां फ्रांस इस समय फेस कर रहा था। उसके बावजूद यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रांस मदद करने किसी पहुंच गया? अमेरिका में। जब अमेरिका की मदद करने जाएगा तो फ्री में तो नहीं करेगा, पैसा खर्च होगा ना वहाँ। तो यहाँ पर जितने खजाने थे फ्रांस के, फ्रांस ने अपने खजाने को बचे बचाया किस पे लौटा दिया? अमेरिका के ऊपर लौटा दिया। यहाँ के लोग इस बात से नाराज हैं। वो इस बात से नाराज है कि तुम्हें अपने यहाँ की इकोनॉमिक परिस्थिति संभाली नहीं जा रही है और तुम कहाँ जा रहे हो? अमेरिका की मदद करने जा रहे हो, ठीक है। इस वजह से लोग लुईस 16 से नाराज हैं और लुईस 16 से एक लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनसे लगातार ये बात बोल रहे हैं कि जो टैक्सेस की प्रणाली आपने हमारे ऊपर लागू करके रखी हुई है, इस टैक्सेस में या तो रिडक्शन कर दीजिए, या तो फिर तीनों स्टेट के लोग टैक्स देंगे, ठीक है। अच्छी डिमांड है, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। तीनों लोग सोसाइटी में इक्वली तो रह रहे हैं, तो तीनों पार्टिसिपेट करें। और ऊपर वाले तो ज़्यादा रिच हैं, राजा हैं, और फिर उसके बाद क्लर्जी चर्च के लोग हैं, ये लोग ज़्यादा रिच हैं, इन्हें तो सोसाइटी में और टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन ये लोग टैक्स पे ना करके हमसे टैक्स लेते हैं। इस समय हम ही भुखमरी झेल रहे हैं, हम ही समस्या अकाल की देख रहे हैं और हम ही से टैक्स लिया जा रहा है। तो इन्होंने क्या डिमांड करी कि टैक्स में रिडक्शन किया जाए, ठीक है। और अगली डिमांड क्या थी? या तो फिर तीनों लोग इक्वली टैक्स दें, ठीक। ये इस डिमांड में कुछ गलती है? एकदम नहीं, सब सही चल रहा है, ठीक। यहाँ पर लुईस 16 ने क्या बोला कि टैक्स में रिडक्शन की बात आप करते हो, मैं टैक्सेस बढ़ाने जा रहा हूँ। इसने टैक्सेस में इजाफा कर दिया, ठीक है। इस समय टैक्स में इसने इजाफा कर दिया और टैक्स बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि इसका खुद खजाना खाली हो चुका था, इसको फिर जनता से लूट के खजाना भरना था। गलतियां खुद की थी और भरपाई कहाँ से कर रहा था? जनता से कर रहा था, ठीक है। इस बात से जनता नाराज होती है और नाराज होने के बाद में जनता यहाँ पर डिमांड करती है एक असेंबली को बुलाने की। क्या डिमांड करती? एक असेंबली बुलाई जाए, तुरंत के तुरंत एक असेंबली बुलाई जाए और इस असेंबली के अंदर तीनों स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कौन करेगा पार्टिसिपेट? तीनों स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड में नोबेलिटी और थर्ड में कॉमन पीपल। तीनों स्टेट के लोग इसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे, ये डिमांड थी, ठीक है। यहाँ पर ये लुईस 16 ने मना कर दिया, क्योंकि ऐसा कभी कोई प्रावधान था ही नहीं कि तीनों स्टेट के लोग एक साथ बैठ सके। बहुत ऊंच नीच का प्रावधान हुआ करता था यूरोपियन सोसाइटी में भी कि तीसरे तबके के लोगों को हम कभी भी पहले और दूसरे तबके के लोगों के साथ नहीं बैठा सकते। जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम को लेके था, वहाँ पे क्या था? सोसाइटल स्टेटस के तौर पर था कि जिसका स्टेटस ऊंचा होगा वो नीचे स्टेटस वाले लोगों के साथ नहीं बैठता है, ये वाला वहाँ पे हुआ करता था। इन्होंने क्या बोला? असेंबली बुलाओ। असेंबली के अंदर तो तीनों साथ में बैठेंगे, यही तो होगा। तो बोले असेंबली बुलाओ, असेंबली में तीनों साथ में बैठेंगे और तीनों साथ में बैठ कर डिसाइड करेंगे कि टैक्स हटने चाहिए, टैक्स बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। इनने मना कर दिया लुईस 16 ने। लुईस 16 ने मना करा, यहाँ पे शुरू हो गया पथराव, आंदोलन, लोगों ने हथियार निकाल लिए, रोडों पे निकल गए, बुरी तरीके से आंदोलन पे आंदोलन पढ़ते चले गए। लोग राजा के दरवाजे पे चले आए और वहाँ पे अटैक करने की जब सोची उन्होंने, तब लुईस 16 ने डर की वजह से क्या अनाउंस कर दिया यहाँ पे, ठीक है मैं असेंबली को बुलाने के लिए तैयार हूँ। इसने क्या करा? असेंबली को बुलाने के लिए यहाँ पर हामी भरी, ठीक है। बात है यहाँ पर 5 मई 1789। कहानी यहीं से शुरू होती है एग्जैक्टली, ठीक है। एक्चुअल कहानी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है। 5 मई 1789 की तारीख, और 5 मई 1789 की तारीख इतिहास में जानी जाती है एक ऐसी असेंबली कंडक्ट कराने के लिए जो असेंबली इससे पहले पूरे समाज के अंदर देखा जाए यूरोपियन सोसाइटी में तो सिर्फ एक बार हुई,
सिर्फ एक बार 17वीं सेंचुरी, ठीक है। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सारे समाज के लोग एक साथ बैठ जाए, इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ये होने जा रहा है, तीनों स्टेट को एक साथ बैठाया जा रहा है, तीनों स्टेट को एक साथ लाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि तीनों लोग एक साथ आके बैठेंगे, ठीक है। चलो बात हो गई। 5 मई 1789 के अंदर इस बात के ऊपर हस्ताक्षर भी हो गए और ये बात मान ली भी गई। अब देखिए इसके अंदर हुआ क्या। 5 मई 1789, ठीक। तीनों स्टेट के लोग आए यहाँ पे, ठीक। तीनों स्टेट के लोग यहाँ पे आए। इधर थे फर्स्ट स्टेट वाले, इधर थे सेकंड स्टेट वाले और इधर थे थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में आप लोग समझते हैं क्लर्जी क्लास होगा, सेकंड स्टेट में कौन होगा, नोबिलिटी वाला वर्ग होगा, और थर्ड स्टेट में कौन होगा, कॉमन पीपल, ठीक है। ये बात क्लियर। एक असेंबली बुलाएगी, उस असेंबली के अंदर इन 3 क्लास को बुलाया गया और तीनों क्लास साथ में आने को तैयार हो गए। बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आए, कई सारे लोग इकट्ठे होके आए थे, लेकिन इन्होंने बोला था कि आपको अपने पूरे के पूरे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स में से सिर्फ और सिर्फ 600 लोगों की एंट्री होगी। कितने लोगों की? 600 लोगों। हम अंदर असेंबली में कितने लोगों को बुलाएंगे? 600 लोग। राजा का महल है बड़ा सा, ठीक है, पैलेस है, उस पैलेस के अंदर मीटिंग हो रही है, इतनी जगह नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों को बैठाया जाए। तो इन्होंने कॉमन पीपल में से जो लाखों लोग बाहर रोड पे वेट कर रहे थे, उसमें से कितनों को बुलाया? बोले कोई 600 लोग अंदर आ जाओ, हम 600 लोगों को इन्वाइट करते हैं, आप आइए, बैठिए, अपने मुद्दे रखिए, हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक। नोबिलिटी में से 300 लोग तैयार थे बैठने के लिए, इनमें से कितने लोग बैठे? 300। अब नोबिलिटी में राजशाही घराने के लोग आ जाएंगे सारे के सारे, जो सेकंड क्लास के अंदर थे, ठीक है। क्लर्जी वर्ग में से भी कितने लोग बैठे? 300 लोग बैठे। तीनों क्लास में से इतने लोग आके बैठ गए जब ये मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट हो रही है, ठीक है। डिमांड्स देखो बहुत सिंपल थी इन थर्ड क्लास के लोगों की। यहाँ पर इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला था कि टैक्सेस को रिड्यूस करिए, क्योंकि इस समय में हम फूड शॉर्टेज देख रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है देश के अंदर। अगर हमसे टैक्स का रिडक्शन नहीं किया जाएगा तो पूरा फ्रांस कहीं ना कहीं भूख में मरना शुरू कर देगा। ये बहुत सिंपल सी डिमांड थी। इसके ऊपर बहुत प्रेशर करने के बाद में ये माने भी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ठीक है, लुईस 16 का ये आइडिया, और लुईस 16 ने ये बोला हम तीनों को बुलाने के लिए तैयार हैं, आप लोग असेंबली की मीटिंग कर रहे थे, चलो ठीक है, बुला लिए असेंबली की मीटिंग। असेंबली की मीटिंग के अंदर 300 लोगों को यहाँ बुलाया गया, 300 लोगों को यहाँ बुलाया गया, 600 लोगों को यहाँ बुलाया गया। अब एक चीज सोचो, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ और यहाँ मिला के टोटल कितने परसेंट लोग थे? 10%। और इसमें अकेले कितने लोग थे? 90%। मतलब इनका रिप्रेजेंटेटिव तो और ज़्यादा होना चाहिए। आई थिंक 600 तो बहुत कम संख्या है। 90% लोगों में से अगर आप 600 लोगों को बुला रहे हो, ये संख्या अपने आप में ही बहुत कम है, ठीक है। उसके बावजूद भी तुमने 300 लोग यहाँ से बुला लिए, है ना, कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक। यहाँ पे ये लोग भी खुश हो गए थे कि चलो हमें ज़्यादा बुलाया जा रहा है, इन लोगों ने अपने अपने आप को कम रखा हुआ है, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला, आपने एक किताब पढ़ी होगी स्पिरिट ऑफ लॉ, या सुना होगा इसके बारे में, कभी ना कभी पॉलिटी में सुना होगा स्पिरिट ऑफ लॉ के बारे में। किसकी किताब है? जिसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी गई है। हाँ, रूसो की, वेरी गुड वेरी गुड, रूसो की ये किताब है जिसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी गई है, स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल डायलेमा क्रिएट होता है तो उस पॉलिटिकल डायलेमा को आप अपने वोटिंग के राइट्स को यूज करके उस डायलेमा को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉलिटिकल डायलेमा है, ठीक, और इस पॉलिटिकल डायलेमा को सॉल्व करने का तरीका क्या है? वो वोटिंग करा ली जाए, ठीक है। तो ये वोटिंग करा ली जाए। यहाँ की जनता ने डिमांड करी, इसने बोला हम वोटिंग कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप वोटिंग कराएं, और वोटिंग करा के अब ये निश्चित होगा कि थर्ड स्टेट या कॉमन पीपल की डिमांड को माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है। बहुत क्लियर है बात, एकदम सही है, सब कुछ सही जा रहा है अभी तक, ठीक। चलो देखिए, लुईस 16 को पता था कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी, वोटिंग्स नहीं कराए, तो बाहर तो लाखों की संख्या में लोग रोड पे खड़े हुए, है ना, लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए थे रोड पे, और अगर ये थर्ड स्टेट वाले अपनी बात मनवाए बिना बाहर निकलते तो अटैक होता, और अटैक होकर राजा का पूरा पैलेस डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, यही होता, ठीक है। इसने बोला ठीक है वोटिंग करा लेते।
वोटिंग कराने के लिए ये तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो इसने वोटिंग का डिवीजन कैसे किया, बड़ा ही खतरनाक डिवीजन था। इसने बोला कि थर्ड स्टेट के लोग, ये जो लोग हैं, यहाँ पर हम पूरी जनता को कितना वोट देते हैं, 1 वोट देते हैं। कितना वोट देते हैं, 1 वोट। 600 लोग मिलकर कितना वोट डालेंगे, 1 वोट। 600 लोग मिलकर कितना वोट डालेंगे, 1 वोट। मतलब इस पूरी की पूरी कॉमन पीपल की जत्थे का 1 वोट काउंट होगा। ठीक है, 1 वोट यहाँ काउंट होगी। नॉबिलिटी कितने वोट डालेगी, 1 वोट। फर्स्ट स्टेट कितने वोट डालेगी, ठीक है, डिवीजन कर दिया। बोले वोटिंग करानी, चलो वोटिंग करा ले। 1 वोट हमारा काउंट होगा, 1 हमारा काउंट होगा और 1 हमारा काउंट होगा। ठीक है, बढ़ा क्या ये लोग क्यों बढ़ गए, मेजॉरिटी में जो दोनों लोग ये तो हमेशा से साथ में ही थे, इनको तो टैक्स अपने कम ही नहीं करने थे। ये इसने यहाँ पे चला के दिखाते हुए क्या बोला, वोटिंग करा लो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम यहाँ 1 वोट देंगे, यहाँ 1 वोट देंगे और यहाँ पे 1 वोट देंगे। अब जब 2 वर्सेस 1 होगा तो कौन जीतेगा, ये वाले जीतेंगे, हमेशा ये वाले जीतेंगे। ठीक है, इस बात से भड़क गए ये सारे के सारे लोग। इन्होंने बोला जब आपने 600 लोगों को अंदर बुलाया था तो आप सबको एक वोट क्यों नहीं दिए, सबको 1 वोट देना चाहिए था। 600 लोग मिलकर वोट डालते और वो जैसा होता उस हिसाब से काउंट हो जाता। ठीक है, तो इन्होंने बोला अगर तुम 600 डालते तो हम भी 600 डालते, ठीक, तब भी क्या होता, हंग वाला एक एग्जाम्पल सेट हो जाता, 600 तुम्हारे 600 हमारे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बात क्लर्जी और नोबिलिटी के ग्रुप वालों को पता थी कि हमारे जो 600 लोग बैठे हैं ना, इनमें से 2-4 ऐसे भी हैं जिनका थोड़ा बहुत मन इधर भी है, क्योंकि इन्हें भी लग रहा है कि गलत हो रहा है जनता के साथ। होंगे ना एक आध लोग कहीं ना कहीं सुप्रीम, कहीं ना कहीं जब भी गवर्नमेंट बैठी होती है, तानाशाह बैठा होता है, उसके दरबार के अंदर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनका जनता के साथ मोह होता है। जनता को वो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि ये गलत तरीके से डील ना की जाए। तो यहाँ पे 2-4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जिसमें से एक नाम मीराबे करके है। मीराबे एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति का लेना देना नोबिलिटी वाली क्लास से था। ठीक है, और अबेसियस करके एक व्यक्ति है, उनका नाम लेना देना था क्लर्जी से। ये दोनों बहुत बड़े लीडर बनेंगे अभी आगे चल। ठीक है, अगर ये देखा जाए इन्हीं दोनों को हटा दिया जाए तो इनके पास 598 बचते और ये 600 लेके चले जाते तो ये जीत जाते। ये चालाकी थी इस समय लुईस 16 की। उसने बोला कि हम 1 वोट और तुम 1 वोट। ठीक है, अब इस बात पे यहाँ पर मतभेद क्रिएट हो गया। कॉमन पीपल ने वोट डालने से मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, वोट डालने से मना कर दिया। वोट डालने में बेसिकली होता क्या, कॉमन पीपल की अगर यहाँ पे जीत होती तो टैक्सेस का तो रिडक्शन होता ही होता, और साथ ही साथ में ये लोग एक चीज की डिमांड और कर रहे थे कि कुछ कॉमन राइट्स जनता के हाथों में दिए जाएं। सारा का सारा सरकार अपने हाथों में लेके बैठी हुई है। ठीक है, उन राइट्स को, टैक्सेस को रिड्यूस करने की बात हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये सारे के सारे लोग यहाँ से निकल गए। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम इस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इस असेंबली को ये लोग पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हुए बाहर निकल गए। बाहर तो एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हुई है ना, चाहती वो अटैक कर सकती थी। लेकिन उस समय में इस वर्ग के 2 लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने, मीराबे और अबेसियस करके, इन दोनों व्यक्तियों ने जनता को समझाया और जनता को समझा के बोला कि अभी अटैक करने का सही समय नहीं है। उन्होंने हमें सारे राइट्स दिए, सब अधिकार दिए। ऐसा नहीं है कि उसने हमारी बात नहीं सुनी, उसने असेंबली भी बुलाई, यहाँ भी ठीक था, उन्होंने वोटिंग्स भी कराई, यहाँ भी ठीक था। लेकिन हाँ, वो वोटिंग का आइडियोलॉजी जो उसने चालाकी से चल दी वो हम नहीं सोच पाए। अगर हम सोच के जाते तो फिर हम अलग तरीके से जाते। तो यहाँ पे हम कहीं कम रह गए, तो अब हम अपनी पूरी तैयारी के साथ वापस फिर से आएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है फर्स्ट स्टेज, जिस स्टेज के अंदर सरकार वर्सेस जनता के बीच में पहला आंदोलन की आग उठ चुकी थी। ठीक है, 5 मई 1789 की घटना क्या कहलाती है, असेंबली की, जनरल असेंबली की एक मीटिंग कहलाती है, जिस मीटिंग के अंदर वोटिंग्स होनी थी। लेकिन वोटिंग्स ना होने के बाद वहां की जनता नाराज होकर निकल के वहां से चली जाती। ठीक है, और जाने के बाद में अब आगे क्या होता है उसका एपिसोड धारावाहिक थोड़ी देर में इसे हेडिंग डालो, फ्रांस की क्रांति 1789। फ्रांस की क्रांति 1789, इसके अंदर लिखो पहले राजशाही से लोकतंत्र की प्राप्ति, राजशाही से लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु किए गए संघर्ष को
क्रांति कहा जाता है, फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। आगे लिखिए, फ्रांस इस समय पूरे यूरोप में बड़े अकाल एवं भूखमरी से जूझ रहा था। बड़े अकाल एवं भूखमरी से जूझ रहा था। जिसकी चिंता किए बिना राजा लुईस 16 ने अमेरिका के युद्ध में अंधाधुन पैसा लुटा दिया। अंधाधुन, हाँ, अंधाधुन ये लिखा है। अमेरिका के युद्ध में अंधाधुन पैसा लुटा दिया। हाँ बेटा, इसमें क्या गलत है? अंधाधुन क्या गलत है? अंधाधुन पैसा लुटा दिया, जिससे फ्रांस की जनता को और अधिक आर्थिक नुकसान झेलने पड़े। पैरा चेंज करके लिखना। फ्रांस के लोग चाहते थे तीनों स्टेट को स्टेट ही लिखा जाता है। तीनों स्टेट एक साथ मिलकर इस समस्या का निवारण करें। अंत में लुईस 16 या 16 पे अत्यधिक दबाव अंत में लुईस 16 पे अत्यधिक दबाव पड़ने के बाद वह जनरल असेंबली की एक मीटिंग के लिए राजी होता है। जनरल असेंबली की एक मीटिंग के लिए राजी होता है। नीचे लिख लेना, जनरल असेंबली मीटिंग 5 मई 1789। हेडिंग के तौर पर लिखो, जनरल असेंबली मीटिंग 5 मई 1789। जनरल असेंबली मीटिंग 5 मई 1789। ठीक है, चार्ट ऐसे ही बना लो जैसे सामने बनाओ, इसी तरीके का बना लो जैसे सामने। तो कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ वहां से काट के यहाँ चिपका लो। काहे बना लिया पहले? हमने बोले तुमसे बना, इसको बना लो वहां चार्ट।
क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब पादरी वर्ग, इसका मतलब है पादरी वर्ग, ठीक है। इसका मतलब है राजशाही वर्ग, और इसका मतलब है सामान्य लोग, ठीक है। ये 3 मतलब है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसमें भी 1 वोट है, इसमें भी 1 वोट है, यहाँ भी 1 वोट, तीनों में 1 वोट। दो तीन बच्चे गायब हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फ्रांस के अंदर जो सोशल स्टेटस है, ये बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, ठीक है। फर्स्ट स्टेट तक की पोजीशन क्लियर है, लेकिन कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से ये सब हुई। उन समस्याओं में एक सिस्टम चला करता था, ओल्ड रिजीम का सिस्टम, ठीक है। मतलब पुरानी तरीके की दकियानूसी बातों पे लोग अपने आप का अमल किया करते थे और उन्हीं सब परंपराओं पे चला करते थे। ओल्ड रिजीम का एक सिद्धांत, एक पुराना सिद्धांत चलता था वहां पे, जिसके तहत फ्रांस में कानून बनते थे और सारे के सारे कानूनों को लोगों पे थोपा जाता था, ठीक है। ये ओल्ड रिजीम का सिस्टम वहां की पॉपुलेशन के आधार पर तब तक सही था जब तक वहां की पॉपुलेशन वैसे अप्रोक्स 23 मिलियन की पॉपुलेशन उस समय में फ्रांस की 1715 के समय में थी, जब हम इस डेटा की बात कर रहे हैं। कितना? 1715 में कितनी पॉपुलेशन थी? 23 मिलियन, ठीक है। धीरे धीरे समय गुजरते गुजरते अप्रोक्स 1750s तक की अगर हम लोग बात करें, ये पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि 28 मिलियन की पॉपुलेशन 1750 तक ही हो गई, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जिस समय में यहाँ पर क्रांति शुरू हुई है 1780s के दौर के बाद, तो 30 मिलियन अप्रोक्स डेटा देता है जो पॉपुलेशन इस समय फ्रांस की हो चुकी है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रेजिम चेंज नहीं हो रहा, सिद्धांत नहीं बदल रहा है। लोगों को फूड प्रोवाइड करने की वही अभी तक लॉ चला आ रहा है, लोगों से टैक्स लेने का वही लॉ चला आ रहा है अभी तक। तो इन सारी समस्याओं का एक बड़ा कारण यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ था, जिसको पूरी तरीके से कवर करने में लुई 16 विफल हो गए, ठीक है। विफल क्या मतलब? रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करने में असफल हो गए, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में असफलता का कारण ये था, ये अपने पैलेस को चमकाने में लगे हुए थे। जितना पैसा जनता से आता था, जो भी आता था, वो जनता के वेलफेयर में खर्च करने की बजाय ये सारा का सारा पैसा अपने दरबार के अंदर खर्च कर दिया करते थे, अपने पैलेसेस को सजाने में खर्च कर दिया करते थे। ऐसा बताया जाता है वर्साई पैलेस जो था, उस पैलेस से जब कोई निकला करता था बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाता था, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे पूरी गैलरी के अंदर, जिन मिरर्स के चारों तरफ सोना लगा हुआ था, ठीक है। गोल्ड से वो मिरर्स को पूरा ढका गया था। लोग अपने आप को देखते हुए कम जाते थे और सोने को देखते हुए ज्यादा जाते थे जब उस गैलरी से निकला करते थे, ठीक है। तो इतने सोने से भर के कहीं ना कहीं वो पैलेस को सजाया गया था। उस पैलेस को सजाने का लुई 16 के पीछे जो कारण था, वो अपना पैलेस को इतना ज्यादा इसलिए सजा रहे थे क्योंकि यहाँ था औरत का चक्कर, ठीक है। एंटोइनेट इनकी वाइफ है, ठीक है। एंटोइनेट इनकी वाइफ, ये इस समय की ऑस्ट्रिया की महारानी थी। कहाँ की? ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो ये प्रॉपर इलाका जो है हंगरी के कंबाइंड इलाकों का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। एंटोनिया से जब इनकी शादी हुई थी तो एंटोनिया की शादी के समय इनको दहेज में भी बहुत कुछ मिला था, ठीक है, गिफ्ट के फॉर्म में आप कह लो, दहेज के फॉर्म में कह लो, काफी कुछ मिला था, जिसको भी इन्होंने अपने पैलेस में लुटा दिया पूरा का पूरा। कोई पैसा किसी भी तरीके का इन्होंने जनता के ऊपर खर्च नहीं किया। इस सारी बातों से जनता बहुत अच्छे से अवगत है और सब जानती है कि इस समय में क्या हो रहा है देश के अंदर, ठीक है। फ्रांस के लोग इस बात से और नाराज थे। एंटोनिया से नाराज इस वजह से थी क्योंकि ऑस्ट्रिया की महारानी है। ऑस्ट्रिया की महारानी इस वजह से प्रॉब्लमेटिक फ्रांस की जनता के लिए हो गई थी क्योंकि ऑस्ट्रिया ने यहाँ पर साथ जो था वो फ्रांस के अगेंस्ट में देना शुरू कर दिया था कुछ कंट्रीज का, जब यूरोप के वॉर चल रहे थे। तो ऑस्ट्रिया से यहाँ के लोग चिढ़ते थे। वैसे जैसे ऐसा समझ लो कि भारत और यहाँ पाकिस्तान की कोई महारानी आ जाए, ठीक है, आ जाए, तो हमारे अपने आप एक पाकिस्तान से नफरत सी है और यहाँ की महारानी से तो अपने आप ही नफरत क्रिएट सी हो जाएगी, है ना। तो लोगों के अंदर एक नफरत थी इनकी महारानी से और ये अपनी महारानी को पैसा खर्च किया करते थे। इससे जनता और ज्यादा भड़कती चली गई धीरे धीरे। एक कारण कहीं ना कहीं वो सोशल स्टेटस है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। जनता नाराज है और नाराज होना वाजिब भी है क्योंकि सारा का सारा जो भी टैक्स का पैसा आ रहा है वो तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए आता है, स्टेट के वेलफेयर के लिए आना चाहिए, राज्य का कल्याण होना चाहिए उससे। लेकिन ये कल्याण किसका हो रहा था? ये कल्याण सिर्फ और सिर्फ राजा का हो रहा था और बचा बचाया पैसा ये किसको दे देते थे? क्लर्जी को दे देते, ठीक है। लोग परेशान होके राजा से क्लर्जी के पास में भी गए। उन्होंने कहा देखो राजा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो क्लर्जी वाले क्यों बोलेंगे राजा के लिए? उन्हें तो उनका हिस्सा मिल रहा है पूरी तरीके से। तो क्लर्जी वाले ने क्या करा? यहाँ पे लताड़ के भगा दिया लोगों को पूरी तरीके से। तो ये कोई एक दिन का उठा हुआ विद्रोह नहीं था, कई दिन से लोगों के अंदर ये सारी बातें इस तरीके की कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा होते चले जा रहे थे, ठीक है। क्लर्जी वर्ग इवन बोला पता क्या करता था यहाँ पे? वो ये बोला करता था, राजा को ये समझाया करता था। एक बार लुई 16 गए क्लर्जी वर्ग पादरी वर्ग के पास में, उन्होंने बोला मैंने कुछ हत्याएं की। राजा है, राजा होने के नाते वॉर होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, हत्याएं भी होती हैं। तो उन्होंने बोला मैंने कुछ हत्याएं की हैं और इन हत्याओं का प्रायश्चित कैसे करोगे? क्योंकि ये हत्याएं हो सकता कल को मुझे नरक में ले जाए, है ना। वो हेल पैराडाइज ये सब तो चला करता है ना। तो बोले हो सकता है कल को मुझे नरक में ले जाए। राजा को एक डर था, तो इनको इससे बचा कौन सकता था? पुरोहित वर्ग बचा सकता था, यहाँ पे धार्मिक जो वर्ग है वो बचा सकता था। तो ये इनके पास में पहुंचे। क्लर्जी वर्ग ने पता इसे क्या बोला राजा से? राजा से बोला तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, बस तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जितनी भी लैंड है वो हमें दान कर दो, ठीक है। क्या कर दो? जितनी भी लैंड है वो हमें दान कर दो। मतलब एक क्लर्जी का क्लास होता है कि धार्मिक अनुष्ठान करा दो, ठीक है, अपने आप पूजा पाठ करा दो, कुछ ऐसी चीजें कर दो, ईश्वर से जाकर माफी मांग लो, ये सब कर लो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं? हमें तुम लैंड दे दो, लैंड ग्रेंट्स देना शुरू कर दो, तुम जितना हमें दोगे उतना ईश्वर तुम्हारे पाप धोता चला जाएगा, ठीक। तो एक लालच क्लर्जी में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्लर्जी क्लास भी लालची क्लास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जनता नाराज है यहाँ की सारी और राजा तो अपने आप में है ही ऐसे। ये सब स्टेटस जब यहाँ की जनता देख रही थी तो यहाँ से एक क्लास उठा जिस क्लास का नाम था फिलॉसफी, फिलॉसफर क्लास। फिलॉसफर का मतलब दार्शनिक लोग समझते हैं आप लोग, दार्शनिक से होता है। वो दार्शनिक लोग इस बात को देख रहे थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे दार्शनिक थे जिन्हें दिख रहा था गलतियां समाज में हो रही हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, है ना, ये सब लोग देख रहे थे ना समाज में कुछ गलतियां हो रही, इनको सुधारा जाए, वरना ये गलतियां दिन समाज को लेट हो गई। तो इस बार भी यहाँ पे भी कुछ फिलोसफर्स हैं जिसमें नाम कुछ स्पेशल अगर बात की जाए, जॉन लॉके, ठीक है। जॉन लॉके नाम है, पब्लिक जब आप पढ़ते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के तौर पर, वहाँ पे इनका नाम सुनते हैं, ठीक है। जॉन लॉके एक फिलोसफर हैं इस समय में, जो इस समय में इन तमाम चीज़ों के ऊपर राइटिंग्स कर रहे थे, समाज में क्या क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सोशल विल के ऊपर लिख रहे थे, लोगों की आज़ादी के बारे में लिख रहे थे। लोगों ने पढ़ना शुरू किया और जब पढ़ा तो उनको समझ आया कि हाँ भैया हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं। मॉन्टेस्क्यू एक इस समय में बहुत बड़े थिंकर थे। मॉन्टेस्क्यू ने भी ये तरीके की बातें करना आके लोगों के सामने शुरू करी। वो तो खुद इंग्लैंड यहीं के थे, फ्रांस के ही थे। मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और फ्रांस के अंदर रहते हुए उन्होंने फिलोसफिकल विचारधाराओं को जन्म दिया कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ऐसी चीजें तुम्हारे पास में है। तुम्हारे पास सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है।
मॉन्टेस्क्यू पहले व्यक्ति है जिसने ये सेपरेशन सिखाया है, अगर पॉलिटी आपने पढ़ी हो, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने आके ये बताना शुरू कर दिया समाज को, ठीक है। उधर रूसो तो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट का गाना गा चुके हैं, अभी हमने आपको बताया पूरा का पूरा, ठीक है। ये थिंकर्स इतने बड़े बड़े, इस समय फ्रांस की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें मिल गए, और उन्होंने क्या करा, समाज को आकर सचेत करना शुरू कर दिया कि तुम लोग के साथ में ये सब जो राजा और क्लर्जी वर्ग मिलकर कर रहा है ना, ये सब गलत है। 10% लोग पूरे भारत मतलब पूरे फ्रांस को लूटने में लगे हुए, तो पूरा का पूरा फ्रांस सिर्फ 10% लोगों के द्वारा लूटा जा रहा है। अगर इससे बचना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। इन सब के प्रभाव में आके ही तो लोगों ने 5 मई 1789 के अंदर यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई, यही तो प्रभाव था। तो इसका एक बैकग्राउंड अब आपको समझ आया होगा कि क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस के लोग इन लोगों से इतना दुखी हो, ठीक है। और इन दुखों से निकालने के लिए उनके फॉर्म में मसीहा के तौर पर कौन चले आए, ये फिलोसफर्स चले आए, ठीक है। और इन फिलोसफर्स ने कुछ आइडियाज देना शुरू किए, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया पहले स्टेज के अंदर, जिसको हम लोग 5 मई 1789 की मीटिंग कहते हैं। क्लियर है? अंदर आगे चले, चलो। ठीक है, अब देखिए ये जो 1789 है, ये 1789 की क्रांति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसको मैंने बहुत ही समराइज फॉर्म में आपको बता दिया, ठीक है। इसके अंदर सामाजिक कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पादरी और कुलीन वर्ग, या जिसको हम क्लर्जी या फिर क्या बोल रहे हैं, नॉबिलिटी बोल रहे हैं, इन वर्गों का शोषण जो दिखाई दे रहा है। आर्थिक कारणों की बात करें तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना पैसा खर्च कर दिया जाके, और अपने महल में सारा पैसा खर्च कर दिया, जिससे फ्रांस के लोग परेशान है। दूसरा कारण राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो यहाँ पर राजा बहुत ही कमजोर, निरंकुश माना जाता है। इवन ये तक बोला जाता है कि विलासिता का जीवन इसने लगातार जिया, पड़ा रहता था, बहुत आलसी, ठीक है। कोई जनता के लिए किसी तरीके का कोई काम करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था, ठीक। उसके अलावा बौद्धिक रूप से अगर बात की जाए, बौद्धिक कारण में हम फिलोसफर्स को रख देंगे कि फिलोसफर्स ने लोगों को मोटिवेट किया यहाँ पे आगे कि तुम सबके साथ में ये गलत हो रहा है, तो ये फिलोसफिकल कारण। तो ये सारे कारण हैं जिसके लिए फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के चरण की बात अगर हम करें, पहला चरण यही है, या पहला स्टेज, जिसको हम लोग स्टेट जनरल की बैठक या मीटिंग कह रहे थे। ये स्टेट जनरल की बैठक मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद में विफल भी हो गई। हमने विफलता की भी बात कर ली कि विफल हो गई, सभी लोग वोट के लिए नहीं माने और वहां से निकल के वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने के बाद में आगे की कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब इसका सेकंड चरण शुरू होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज यहाँ की शुरू होती है 5 जून की मीटिंग के बाद में। एक नई स्टेज यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे आपको महिलाएं भी दिख रही होंगी, जो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी है दिखा रही है। हाँ, नहीं, महिलाएं नहीं थी उसमें, एकदम ठीक है। हाँ, 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 अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है कि जो 600 लोग गए थे उस समय, उन 600 लोगों में थर्ड स्टेट वालों में कौन कौन गया था, ठीक है। कौन कौन गया था तो मैं आपको बता दूं, उस समय में कुछ फिलोसफर्स गए थे, एजुकेटेड क्लास गया था। एजुकेटेड क्लास के बाद में इन्हीं क्लास में कुछ रिच क्लास था, वो गया था, सिर्फ ये गया था। और इसके अंदर महिलाएं नहीं गई थी, विमेन को एंट्री नहीं थी, पीजेंट्स को एंट्री नहीं थी, पीजेंट को मना कर दिया गया, वर्कर्स को मना कर दिया गया, वर्कर्स भी नहीं जाएंगे, आर्टिसंस भी नहीं जाएंगे, इन सबको मना कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन किया था, यहाँ पे अगर आप देखो फिलोसफिकल लोग गए थे, एजुकेटेड लोग गए थे। एजुकेटेड में जैसे मैंने लॉयर से एक एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, लॉयर क्लास चला गया होगा। और इधर कुछ रिच क्लास भी तो थर्ड स्टेट में आता था ना, जो अपना व्यवसाय करते थे, व्यापारी वर्ग था, वो व्यापारी वर्ग भी इनका पार्ट बना। तो इस समय में ये गए थे, ये ध्यान रखिएगा, इन क्लास को अनुमति नहीं थी कि ये मीटिंग के अंदर जाए, तो ये लोग बाहर से खड़े होकर अपना सपोर्ट दे रहे थे, सारे के सारे लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, इसके बाद में इस पूरी की पूरी बैठक के अंदर, मैं जो असेंबली की बैठक थी, उस बैठक के अंदर वो सारी चीजें फेल हो गई। इसके बाद में इन्होंने बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद में जब वहां से बाहर निकल रहे थे असेंबली की मीटिंग से, तब इन्होंने एक चीज प्लान की थी। सारे के सारे लोगों ने एक प्लान किया कि अब हम आंदोलन करें, और आंदोलन फिलोसफिकल लोगों ने बोला सोच समझ के किया जाता है, क्रांति ऐसे नहीं होती, क्रांति को सोच समझ के की जाती है। ऐसी भारत की तरह नहीं कि क्रांति एकदम उठे और खड़े होके पूरा देश हिला देंगे और बाद में हार गए। ऐसे ही तो हुआ था हमारे साथ में, है ना, कि हम लोग एकदम भावनाओं में बह गए, इतना इमोशनल हो गए कि हम 1857 के विद्रोह को विद्रोही में समेट के खत्म कर दिए, क्रांति बनने ही नहीं थी हमने,
है ना, वरना डेट डिसाइड थी, सब कुछ डिसाइड था। अगर फिलोसफिकल लोगों की उस समय कुछ सुनी जाती तो शायद वो क्रांति में उसी समय अंग्रेज जा चुके होते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। यहाँ होगा लेकिन ऐसा, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी आप यहाँ देखोगे। ठीक, तो हुआ क्या कि असेंबली की मीटिंग हुई, असेंबली की मीटिंग के अंदर यहाँ पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई तख्ता पलट करना है। ठीक है, सैन्य तख्ता पलट, सेना हमारे साथ जुड़ जाए किसी तरीके से और जनता जुड़ी रहे तो हम लोग क्या करेंगे, तख्ता पलट कर देंगे उठा। ठीक है, यहाँ पर 14 जुलाई 1789 की बात है। ठीक है, बेस्टिल किला, ठीक है, बेस्टाइल बोला जाता है, बेस्टाइल का फोर्ट है एक वहाँ पे फ्रांस के अंदर, इसको बेस्टाइल फोर्ट या बोर्ड के तौर पर बोला जाता है। ये बेसिकली एक जेल था। क्या था? जेल था। इस जेल के अंदर तमाम वो कैदी रहा करते थे जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम कर रखे थे, मर्डर कर रखा है, चोरी कर रखी है, या इस तरीके के कोई बड़े जघन्य अपराध कर रखे थे। ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स कहाँ रहते थे? बेस्टाइल फोर्ट के अंदर रहते थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इस समय जनता भड़की हुई थी। 14 जुलाई 1789 को इन्होंने क्या करा, अपने आप को एक मीटिंग की, जनरल असेंबली की, और असेंबली की मीटिंग में घोषित किया कि अब हम आंदोलन करें। ठीक है, आंदोलन करने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते देखा गया कि उसी समय में महंगाई इतनी ज्यादा थी कि फूड ग्रेन्स को लेने के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में लग रहे थे, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगा रहे थे, जैसे राशन की दुकानों पर लगती है आज के समय में। ऐसी नॉर्मल दुकानों पर पैसा दे के राशन लेने के लिए भाग दौड़ मची हुई थी। मतलब राशन खत्म हो चुका था, दुकानदारों के पास भी सीमित राशन था और लोग लंबी लाइनें लगाए हुए दुकानों में लगे हुए थे। राशन ना मिल पाने की वजह से, उस नाराजगी की वजह से लोगों ने क्या करा, दुकानदारों को लूटना शुरू कर दिया। पूरे के पूरे पेरिस के अंदर इतना बड़ा बवाल मचा कि हर एक दुकान को लूटा गया, लोग रोडों पे उतर आए, लूटपाट मचा दी। राजा ने बोला तुरंत सेना को भेजा और भेज के क्या बोला कि जाओ तुरंत उनके ऊपर कंट्रोल करो, जाके जनता ने जो विद्रोह किया उसको रोको जाके। ठीक है, ये राजा के अगेंस्ट में विद्रोह अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो क्या दिखाई दे रहा है, महंगाई में लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, यही लूटमार जो है 14 जुलाई 1789 को पहुंच गई बेस्टिल के किले तक। बेस्टिल का किला जहां पे बहुत ही बड़े बड़े आरोपी रहा करते थे उस जेल के अंदर। इन्होंने उस पर अटैक किया और अटैक करने के बाद में वहां से सारे कैदियों को छुड़ा दिया। ठीक है, सारे कैदी बड़े बड़े आरोपी, ठीक है, वो आरोपी ऐसे आरोपी थे जैसे मैंने बोला बहुत स्पेशल क्राइम उनके ऊपर चला करते थे। ऐसे आरोपियों को छुड़ा के इन्होंने क्या करा, अपनी टीम का हिस्सा बना दिया। बोले आर्मी बढ़ानी है हमें, तो आर्मी कैसे बढ़ाएंगे, जो लोग सरकार से परेशान है वो जेलों में भी हैं, तो जेलों के लोगों को छुड़ा लो और अपने साथ मिला लो। इन्होंने जेलों के लोगों को छुड़ा के और अपने साथ में मिला लिया, और मिलाने के बाद में ये लोग कूच करते हुए आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने बोला कि अब हम निश्चित तौर पर तख्ता पलट करके रहेंगे। ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया, तमाम बाउंड्रीज को काउंटर करना शुरू कर दिया। जो जो राजा के संरक्षण में क्षेत्र थे उन तमाम जगहों पर अटैक करा करते थे। ये समय एक दिन का नहीं था, काफी समय तक ये घटनाएं चलती रही और ऐसी छिटपुट घटनाएं चलते चलते समय आ गया था 4 अगस्त 1789 में। 4 अगस्त 1789 सामंतवाद समझते हैं आप? सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद किसको बोला जाता है, कौन बताएगा? 12वीं क्लास में हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। सामंतवाद, सामंतवादी व्यवस्था किस चीज को बोला जाता है? सामंत का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर सामंत बोला जाएगा। हाँ बोलो बोलो, हाँ तो कुछ कह रहे हैं? व्यवसाय या जमींदारी वर्ग, बस यही होता है? जब सामंतवाद जो तुमने बात बोली वो ठीक है, उचित है थोड़ा, लेकिन उसको इस तरीके से डेफिनेशन दी जाती है। सामंतवादी व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिस व्यवस्था के अंदर जमींदारी वर्ग प्रभावी रूप से जमीनों के ऊपर अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ पे जमींदार खुद कौन बने हुए हैं? नोबेलिटी के लोग बने, किसानों की जमीनों को खींच खींच के अपने में मिलाने में लगे थे, है ना। तो सामंतवादी वर्ग कहीं ना कहीं वही लोग तो बने हुए थे। तो इस सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर इन्होंने अटैक किया और अटैक करने के बाद में सारी जमीनों को छीनना शुरू कर दिया और पुरानी व्यवस्था का अंत करना शुरू कर दिया। आंदोलन चल रहा है, राजा के ऊपर अटैक है, राजा के ऊपर अटैक करके उससे जमीनें छीनी जा रही हैं। ये व्यवस्था होते 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 एक नया चरण शुरू होता है, जिस चरण के अंदर बोला गया कि ये मनुष्य के अधिकारों की घोषणा करता है। ठीक है, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की मतलब अब ह्यूमन राइट्स यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल असेंबली क्या है?
नेशनल असेंबली अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब एक पार्टी है, वो पार्टी जो पूरे के पूरे फ्रांस के आंदोलन को चलाती है। ठीक है, नेशनल असेंबली अब क्या है, एक पार्टी, जैसे भारत में कांग्रेस एक पार्टी थी जो आंदोलन चला रही थी, इन्होंने क्या करा, नेशनल असेंबली की एक पार्टी बना ली। और इस पार्टी को बनाने वाले दो व्यक्ति मैंने आपको बताए थे शुरू में, मीराबे और अबे सेज। ठीक है, ये दो व्यक्ति जो हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, इस पार्टी को बनाया था। इन दोनों ने पार्टी को बनाया और इसमें कुछ तरीके के अधिकार अपने घोषित कर दिए, और वो मानवों के अधिकार थे कि उनकी प्रॉपर्टी उनसे नहीं छीनी जाएगी, टैक्स उनसे जबरन नहीं लिया जाएगा, फूड को प्रोडक्शन उनको दिया जाएगा, और हर तरीके के जो शोषण है उससे हमको मुक्त किया जाएगा। ऐसा इन्होंने खुद का कानून बना लिया। ठीक है, और खुद का कानून बनाते हुए 26 अगस्त 1789 को इसको प्रकाशित करते हुए लोगों में फैला दिया, वायरल कर दिया। ठीक है, ये सब बातें कौन देख रहा है बैठा हुआ, राजा खुद देख रहा है बैठा हुआ। राजा को ये बात पता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा वाला जो चरण था, इस चरण के अंदर एक डिमांड उठना शुरू हो गई थी। वो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझते हैं हम लोग, क्या होता है, संवैधानिक राजशाही, है ना। संवैधानिक राजशाही का मतलब ये हो गया कि संविधान भी चले और राजा भी रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे संविधान नहीं था, समस्या सबसे बड़ी ये थी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रांस के अंदर थे ही नहीं। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल असेंबली ने अपनी डिमांड रखना शुरू कर दी। नेशनल असेंबली ने बोला कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करते हुए इन्होंने ये तीसरा वाला स्टेज शुरू कर दिया था। नेशनल असेंबली बोल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, हम लुईस 16 को राजा बनाने से मना नहीं कर रहे, नाम हटाना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारा संविधान भी अब चाहिए होगा। ठीक है, इसकी डिमांड के साथ में ये लोग लगातार इस पूरी की पूरी डिमांड में लगे रहे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्रिएट होने की दिशा में ये एक अगला कदम था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्रिएट होने वाली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्रिएट होने के बाद में अब क्या होगा देश के अंदर, देखिए 1791 में मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें बैठ के कौन देख रहा है, यहाँ का राजा देख रहा है। राजा ने क्या बोला, राजा बोले ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए तैयार हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए तैयार है। क्यों तैयार हो गया भाई, अंधाधुंध आक्रमण हो रहे हैं, राजा की जान को खतरा है, पूरी जनता विरोध में है, अगर इस समय बात नहीं मानी गई तो जनता तो फिर इधर उधर ऐसी तैसी करके रख देगी, है ना। तो क्या बोला गया, चलो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मानने के लिए तैयार हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को यहाँ का राजा मान गया और बोला गया कि संविधान जो फ्रांस का है फाइनली 3 सितंबर 1791 को बन के तैयार हो गया। सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जनता की डिमांड पूरी कर ली गई। जो डिमांड वो 1789 से कर रहा था, वो डिमांड अब जाके 1791 में पूरी हो गई। 1791 में ये डिमांड जैसे ही पूरी हुई, 1791 में शक्तियों का बंटवारा किस किस के बीच में हो गया, राजा के बीच में जो लुईस 16 है, और इधर नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली तो पार्टी है ना, जो पार्टी यहाँ पे क्या करेगी, संविधान को चलाएगी, संविधान बनाएगी। तो यहाँ पे फ्रांस का संविधान बन गया, और फ्रांस के संविधान को यहाँ पर चलाने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया जिनका नाम था रॉबस्पियर। ठीक है, क्या नाम था, रॉबस्पियर। नेशनल असेंबली के लीडर बने, नेशनल असेंबली के सबसे बड़े नेता, जो अब संविधान चलाते थे किसका, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू हो गई। लिखिए अगला धारावाहिक थोड़ी देर बाद स्टेजेस लिख लो, तो लोगों ने कुछ स्टेज में रॉबस्पियर, इसमें लिखो फ्रांस की क्रांति के चरण। फ्रांस की क्रांति के चरण, इसमें लिखो चरण नंबर 1 है, चरण नंबर 1, 5 मई 1789, 5 मई 1789 जनता के विद्रोह के बाद, जनता के विद्रोह के बाद जनता के विद्रोह के बाद लुईस 16 के द्वारा बुलाई गई सभा में, लुईस 16 के द्वारा बुलाई गई सभा में बुलाई गई सभा में
बुलाई गई सभा में नेशनल असेंबली ने करों की कटौती एवं लोगों के आधारभूत अधिकार के लिए आधारभूत अधिकार के लिए वोटिंग के अधिकार मांगे जिसको लुईस 16 ने गलत रवैये से लागू कर तीसरे स्टेट के लोगों को मजबूर किया जिसका परिणाम आंदोलन के रूप में देखा गया दूसरा चरण में चरण का नाम भी लिखते चलना। दूसरे चरण में हेडिंग डाल देना फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती। चरण का नाम भी लिखते चलना फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है, ठीक है। और पहले चरण का नाम भी लिख लेना स्टेट जनरल की बैठक, ठीक है, स्टेट जनरल की बैठक। दूसरे चरण में नाम लिख लो, लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति शुरू। अब इसमें लिखो प्रथम चरण में कोई बैठक एवं उसकी असफलता ने तीसरे स्टेट के लोगों को मजबूर किया नेशनल असेंबली की बैठक करने को फ्रांस इस समय अकाल और भुखमरी की परिस्थिति से निकलने में असफल था। लोगों के पास भोजन व अन्न की कमी ने उन्हें आंदोलन एवं लूटमार करने पर मजबूर किया। आंदोलन एवं लूटमार करने पर मजबूर किया। आंदोलन एवं लूटमार
इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, जिससे परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1789 जिससे परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1789 बेस्टिल के किले पर कब्जा कर लिया गया। बेस्टिल के किले पर कब्जा कर लिया। आगे लिखिए क्रांतिकारी वर्ग नेशनल असेंबली के लोगों को ही बोला जाता है। क्रांतिकारी वर्ग एवं बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर कई जगह आंदोलन को सक्रिय किया, जिसमें कर वसूलने वाले के जब वर्ड लिख रहे हैं तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट अपने आप ही आ जाएगा। कर वसूलने वालों के घर जला दिए गए एवं उन्हें लूट लिया गया। अगला पॉइंट लिखिए 4 अगस्त 1789 को सामंतवाद पर प्रहार करते हुए लोगों ने अपने अधिकार प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को अपने अधिकारों की घोषणा अगला चरण लिखिए, चरण नंबर 3 मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। इसमें लिखिए मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। इसमें लिखिए नेशनल असेंबली के द्वारा घोषित चार्टर के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चार्टर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संकलन को 26 अगस्त 1789 को प्रकाशित किया गया। 26 अगस्त 1789 को प्रकाशित किया गया। आगे लिखना इसमें नेशनल असेंबली के प्रयासों
एवं बुद्धिजीवियों के राजनीतिक विचारों से एवं बुद्धिजीवियों के राजनीतिक विचारों से फ्रांस के संविधान को 3 सितंबर 1791 को अपनाया गया। 3 सितंबर 1791 को अपनाया गया, जो एक 1791 को अपनाया गया, जो एक संवैधानिक राजशाही की घोषणा करता है, जो एक संवैधानिक राजशाही की घोषणा करता है, जिसमें नेशनल असेंबली के मुखिया मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ये लिखा हुआ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर थे एवं राजशाही की कमान लुईस 16 के ही हाथों में चलिए अब इसमें आगे सुनिए। 3 सितंबर 1791 इस समय में संविधान को अपना लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस के अंदर लागू कर दी गई। राजा अपनी शक्तियों से अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं और कमजोर हो गया। पहले उसके पास में असीमित शक्तियां थी और अब असीमित शक्तियों ने कन्वर्ट किसमें कर दिया, उसको संवैधानिक शक्तियों में किसी ना किसी तरीके से एक डिवीजन हो गया। ठीक है, राजा के पास में शक्तियों का बंटवारा राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। लुईस 16 बात तो मान गए थे नेशनल असेंबली की, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं थे। ठीक है, उन्हें अभी भी लगता था कि मैं अपनी सत्ता को वापस से लोगों से ले सकता हूँ और वापस से लोगों से प्राप्त कर सकता हूँ। ये दिमाग में वो चर्चा उनके लगातार और लोगों से अपने चला करती। ठीक है, लुईस 16 ने एफर्ट किए किसी भी तरीके से इन लोगों को बिना बताए, नेशनल असेंबली के लोगों से बिना किसी कांटेक्ट के मैं अपनी शक्तियों को वापस ले लूं। अगर मैं फ्रांस के ही लोगों से मदद मांगूंगा तो ये तो मेरे खिलाफ ही है, ये मेरी मदद क्यों करेंगे, तो मुझे कुछ बाहर के देशों से मदद मांगनी चाहिए। ये कहाँ चले गए, अपनी ससुराल, कहाँ, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर जाके इन्होंने मदद मांगी। इन्होंने बोला ऑस्ट्रिया मुझे अगर मदद करेगा तो जितने भी खजाने मेरे पास बचे बचाए हैं वो भी मैं दे दूंगा तुम्हें, है ना, इनाम के तौर पर तुम्हें दिया करूँगा। ठीक, ऑस्ट्रिया क्योंकि मजबूर भी था भाई रिश्तेदारी निभानी, है ना, तो रिश्तेदारी निभाने के मामले में ऑस्ट्रिया ने इनका साथ देने के लिए हामी भर दी। ऑस्ट्रिया ने बोला हम आपका साथ देंगे और जो फ्रांस की राजधानी है उस फ्रांस की राजधानी को वहाँ के नेशनल असेंबली के प्रकोप से बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और राजा की असीमित शक्तियों को वापस से उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रिया ही नहीं, फ्रांस के इर्द गिर्द की और जो भी कंट्रीज थी इसके सर्कमफ्रेंस में, वो लोग भी फ्रांस की मदद करना चाहते थे। क्यों मदद करना चाहते थे, कोई कारण बताएगा इसमें? एग्जैक्टली, वेरी गुड अभय। पड़ोस के जो आसपास के देश थे वो भी तो राजशाही वाले देश थे, वहां पे भी तो इस तरीके का राजतंत्र चला करता था। और अगर इस राजशाही को एक जगह पे समाप्त होता लोग देखेंगे तो ऐसा होगा कि यहाँ के लोग भी डिमांड करना शुरू कर देते, यहाँ भी डिमांड बढ़ जाती, यहाँ बढ़ जाती, तो चारों तरफ ये डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती। तो बहुत जरूरी था इन सारे देशों के लिए भी कि किसी भी तरीके से फ्रांस के अंदर ये बढ़ती हुई लोकतंत्र की परिभाषा को रोका जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रिया तो मदद करने के लिए तैयार हो गया और इन सारे लोगों ने भी धीरे धीरे मन बना लिया कि हम लुईस 16 की मदद करके लुईस 16 को वहां की जनता से आजाद करेंगे। उसके लिए शायद आक्रमण करना पड़ता वहां की जनता के ऊपर। जनता पे आक्रमण करने का मतलब नेशनल असेंबली पे आक्रमण करना। ठीक है, लेकिन नेशनल असेंबली इसके लिए पहले से ही तैयार थी।
नेशनल असेंबली को इसके बारे में पहले पता चल गया। उसे ये पता चल गया कि हमारे ऊपर अटैक कर सकता है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया अटैक करके यहाँ के राजा को स्वतंत्र करा के नेशनल असेंबली को अपदस्थ करना चाहता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति नाम है ना जिसका रॉबस्पियर है, बहुत ही दार्शनिक व्यक्ति था और ये जानता था हर तरीके से, इसको हर चीज पता थी कैसे किस तरीके की सिचुएशन से निपटा जाए। पूरे के पूरे क्रांति के दौर में नेशनल असेंबली का जिस तरीके से ये लीडर बना और लीडर बनकर जिस तरीके से इसने फ्रांस को रन किया, वो तो अभी आप आगे देखोगे। लेकिन फ्रांस को बाहरी आक्रमण से कैसे बचाना है उसके लिए भी इसके पास में ट्रिक्स थी। ठीक, रॉबस्पियर ने नेशनल असेंबली को तैयार किया, बोले इससे पहले ऑस्ट्रिया हमें आक्रमण करेगी, आगे चलो वहीं चलते। ठीक है, पूछते चल के समस्या है ना, और तुम हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाले होते कौन, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। ठीक, रॉबस्पियर ने अपनी पूरी की पूरी सेना को तैयार कर लिया। पहले ऑस्ट्रिया इससे पहले मन बनाती, आक्रमण करती, उसने क्या करा, रॉबस्पियर ने नेशनल असेंबली की सेना को लेकर पहुंच दिया ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के अंदर पहुंच के ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, सीधे जाके आक्रमण करके नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया को हरा के आई है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अब आप सोचो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है किसी ग्राउंड में जाके हरा के आ गए खुश हो रहे हैं, है ना, एक वॉर है। इस वॉर के अंदर ऑस्ट्रिया जो अपने आप में उस समय बहुत शक्तिशाली देश था, उस देश के अंदर फ्रांस की एक नेशनल असेंबली जो भी नई पार्टी बनी है, जिसने अपनी नई आर्मी बनाई है, और जो वॉर में बिलीव भी नहीं करती थी। किसमें बिलीव करती थी, लोकतंत्र में, है ना, राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र में बिलीव करने वाली एक पार्टी इकट्ठा करती है अपनी सेना को, और सेना इकट्ठा करके ऑस्ट्रिया में घुस के ऑस्ट्रिया को हराने चली जाती है। इसका प्रभाव इतना विकट पड़ा पूरे देश के ऊपर कि फ्रांस तो छोड़ो, फ्रांस के साथ साथ में ये जो पूरा का पूरा आसपास के सर्कमफ्रेंस वाले बहुत उछल रहे थे ना इस समय कि हमें आज़ाद कराना है, आज़ाद कराना, सब शांत बैठ कर बोले यहाँ नहीं बोलने का, हम नहीं बढ़ेंगे, फ्रांस के अंदर जो हो रहा है होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो शांत बैठे। अब लेकिन आ गई किसकी, लुईस 16। ठीक है, ये तो घुस के मार के चले ऑस्ट्रिया को, लेकिन ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थी किसकी, लुईस 16 की तो थी। लुईस 16 ने तो ये सब करा था कि ऑस्ट्रिया को बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्हें बोला तुरंत लुईस 16 को अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के बाद में लुईस 16 को अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, सेडिशन के चार्जेस लगाया गया उसके ऊपर, दूसरे देश से मदद लेने की, और मदद लेने के बाद में इसके ऊपर एक घोषणा हुई कि 1792 के अंदर इसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। ठीक है, क्या करा जाएगा, फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। फांसी के तख्ते पर लटकाना एक आसान सजा है। ठीक है, आसान कह रहा हूँ ना, क्योंकि इससे भी खतरनाक कुछ होगी जो मैं आसान कह रहा हूँ, है ना, इससे भी एक खतरनाक सजा है, और वो सजा का नाम था गुलेटाइन। ठीक है, गुलेटाइन शब्द ऐसा शब्द है जिसके अंदर क्या करा जाता था, यहाँ पर एक तरीके का एक पूरा का पूरा समझ लो डब्बा बनाया जाता था, यहाँ आरी लगी होती थी ऐसे करके, ठीक, आरी लगी होती थी, ऊपर बंद के यहाँ पे इसको बांधा जाता था, और बांधने के बाद में यहाँ पे आरी लगाई जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे उसकी खोपड़ी को रखा जाता था, ये रखी खोपड़ी, ठीक, और ऊपर से आरी छोड़ी जाती थी और सीधे उसकी गर्दन पे आगे गिरती थी, गर्दन एक झटके में खाली। ठीक है, ये सजा होती थी गुलेटाइन की सजा, ये फ्रांस के अंदर दी जाती है। फ्रांस के अंदर ये लुईस 16 किया करते थे अपनी जनता के साथ। ठीक है, अब आप जनता ही भारी है, जनता ने पकड़ा राजा को, और राजा को पकड़ के कौन सी सजा दे दी गई, गुलेटाइन की सजा दे दी गई। गुलेटाइन एक सजा है जिसके अंदर राजा को या जो भी राजद्रोह का जिसके ऊपर मुकदमा चलता है, यूरोप के अंदर ये सजा बहुत पॉपुलर थी, गुलेटाइन की सजा देकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, मैंने तभी बोला फांसी एक आसान सजा हो सकती है, लेकिन गुलेटाइन की सजा काफी कठोर सजा होती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि जेल में बंद करके गुलेटाइन की सजा दी जाती थी ना, पब्लिक में दी जाती थी, पूरे पब्लिक के सामने बुलाया जाता था, चारों तरफ लोग खड़े रहते थे, उसके बीच में लाया जाता था, और पूरे समाज को संदेश दिया जाता था कि किसी ने ये हरकत करने की कोशिश करी तो उसके साथ सेम होगा जो इसके साथ हुआ। ठीक है, तो राजा को यहाँ पे गुलेटाइन की सजा देके लुईस 16 का खत्म ही कर दिया गया पूरा का पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे राजशाही खत्म हो जाएगी, क्या अप्लाई हो जाएगा पूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लोकतंत्र का पूरा काल यहाँ पर लागू हो जाएगा। लेकिन समस्या ये थी 1792 में इन्होंने इसको तो मारा ही मारा, लेकिन 1793 में जिस सब की वजह से ये सब हो रहा था उसको भी नहीं छोड़ा। कौन, एंटोनिया, कौन है, ऑस्ट्रिया की महारानी, जो इनकी भी महारानी थी। ठीक है, तो इन्होंने उसको भी गुलेटाइन की सजा दे दी, उसको भी बुलाया और सेम तरीके से उसकी भी हत्या कर दी गई। इसी को नहीं, इसके बाद में इनकी एक बेटी भी थी।
ठीक है। उसकी बेटी को भी बुलाया गया, बेटी को भी बुला के गुलेटाइन की सजा दे दी गई, पूरे परिवार को खत्म कर दिया, ठीक है। तो पूरे परिवार को गुलेटाइन की सजा देके खत्म कर दिया गया। 1793 तक ये कमांड अब पूरी की पूरी नेशनल असेंबली के पास में आ गई। और नेशनल असेंबली के लीडर कौन है? रॉबस्पियर, ठीक है, रॉबस्पियर। देखिए लोकतंत्र बहुत खतरनाक हो जाता है जब उसके ऊपर कोई संघ की शासक आगे बैठ जाता है, ठीक है। लोकतंत्र नहीं बचता, फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, तानाशाही हो जाती है। रॉबस्पियर को ये बात पता थी कि इन तीनों की हत्या करने के बाद में कुछ लोगों का मन ऐसा है कि उन्हें इससे अफसोस जरूर होगा कि एक राजा ने हमारे ऊपर इतने समय तक राज किया और अचानक से वो राजा को इस तरीके से हत्या करके मार दिया गया। तो कुछ ऐसा वर्ग तो होगा कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं सिंपैथी रखता होगा इनके साथ में, है ना। और अच्छे लोगों को बुरा ही लगेगा कहीं ना कहीं, कितना भी उसके साथ गलत कर दिया हो, लेकिन जो साफ हृदय वाले लोग होते हैं उन्हें बुरा लगता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कोई पनिशमेंट देकर चलो काल कोठरी में डाल देते हैं, ये कर देते वो कर देते, लेकिन ये फिर उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। उसकी क्या गलती थी उसके अंदर, उसको भी गुलेटाइन की सजा, और वो भी अभी बहुत उम्र नहीं है, छोटी सी बच्ची, ठीक है। इन सब की हत्या करने के बाद में कुछ लोगों में सिंपैथी, इस सिंपैथी को रॉबस्पियर ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। उसने जिस नीतियों का फॉलो किया यहाँ पे वो किसी डेमोक्रेसी का तो पार्ट नहीं लगती, डिक्टेटरशिप का पार्ट लगती हैं। इसलिए हम आगे करके पढ़ते हैं आतंक का शासन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, आतंक का शासन। हालांकि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का रूल शुरू हुआ था, उस डेमोक्रेसी के रूल ने फ्रांस की क्रांति को खत्म कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा मैंने शुरू में क्लास में आके ये लेटर बनाई थी, मैंने बोला था कई स्टेज से गुजरेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लोग 3 स्टेज से गुजर गए, चौथे पे हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, डेमोक्रेसी पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ठीक है। यहाँ मोनार्की थी, मोनार्की को खत्म करने में जनता लगी थी। पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण समाप्त हुआ और हमें क्या मिल गई, डेमोक्रेसी। यही तो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति खत्म, लोगों को डेमोक्रेसी मिल गई। लेकिन नहीं, रॉबस्पियर जो एक संघ की शासक के तौर पर आके बैठा, इसने नेशनल असेंबली की जब कमांड अपने हाथों में ली, तब इस पूरे के पूरे काल को बोला गया आतंक का शासन। मतलब जिस समय में इसने शासन किया, इस शासन को क्या बोला जाता है, आतंक का शासन। इसलिए बोला जाता है, इसको जरा भी न्यूज पता चलती थी कि कोई व्यक्ति अपनी सिंपैथी व्यक्त कर रहा है लुईस 16 के साथ, उसके परिवार के साथ में, ये उसको बुला के वही गुलेटाइन की सजा लोगों के बीच में दे दिया करता था। ये करते करते इनने अपनी जनता के 10,000 लोग मार डाले, ठीक है। हाँ, व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, मतलब किससे, रॉबस्पियर की, किससे, लुईस से। हाँ, व्यक्तिगत ही हो गया था मामला, पब्लिक होते होते कहीं ना कहीं वो अपना शासन चाहता था। और उसे ये नहीं चाहिए था कि कल को इसकी बेटी आगे क्लेम करे या लोगों की सिंपैथी उसके साथ में जुड़े और वापस उसको महारानी ना बना देंगे। तो उसने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया, चैप्टर ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो रॉबस्पियर ने इस समय में सिर्फ और सिर्फ इतने कम समय काल के अंदर 2 साल के अंदर 10,000 लोगों को गुलेटाइन की सजा दे डाली। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, आतंक का शासन बोलते हैं, ठीक है। 1792 में नो डाउट इसके हाथों में ये शासन काल आ गया था और 1792 के बाद में इसने लगातार यहाँ पे अपना कार्यकाल बना के रखा। लेकिन इसके कार्यकाल में आतंक जैसी चीजें दिखाई देती हैं, जिसलिए इसको टेरर का फेज भी बोला जाता है, जिसकी वजह से लोग नाराज थे और लोग खुल के बोल नहीं पाते थे। उन्हें लगा कि इससे अच्छी तो मोनार्की ही थी, हम अपनी बात तो रख पाते थे, हम राजा से जाके शिकायत तो कर पाते थे, भले से वो हमारी बात नहीं सुनता था, नहीं मानता था, हमारे अगेंस्ट में बात जरूर करता था, लेकिन हमें मृत्यु दंड तो नहीं देता था। ये तो सीधा सुन के ही सीधा मृत्यु दंड दे देता। मतलब रॉबस्पियर के अगेंस्ट में कुछ बात बोल दो और लुईस 16 के फेवर में भी कुछ बोल दो, तुरंत उसको क्या मिलता था, मृत्यु दंड जैसी सजा मिला करती। तो इस पूरे के पूरे फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आतंक का काल बोला जाता है, आतंक का फेज बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब अगला जो प्रॉपर तरीके से रीजन बनता है वो फ्रांसीसी क्रांति का अंत 5वें चरण में बनता है। बट उससे पहले हम समझेंगे कि 1792 से लेकर 94 तक ये जो शासन काल है, इस शासन काल के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हुई होंगी। 1792 में ये आ गया था और कब तक रुका, 94 तक। 93 में इसने लुईस 16 के परिवार को खत्म कर दिया पूरा का पूरा, और इसी समय काल में इसने लगभग 10,000 लोगों को गुलेटाइन की सजा दी। ये पूरा का पूरा फेज लोगों के बीच में टेरर उत्पन्न करता है, डर का फेज बनाता है। कई सारे लोग इसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र होना शुरू हो जाते हैं। षड्यंत्र मतलब लोग अंदरूनी तौर पर रॉबस्पियर को हटाना चाहते हैं फ्रांस की गद्दी से। हाँ,
क्या लुईस 1793 में 93 में लगभग पूरे परिवार को ही फांसी दी गई। ठीक है, 92 बोल दिया था क्या ना? हाँ चलो 93 कर लेना। 1793 में पूरे 92 में अरेस्ट किया गया था। ठीक है, 93 में फांसी का गोले टाइम दिया गया था। ठीक है, 92 से लेकर 94 तक का समय काल, और इस पूरे के पूरे समयकाल के अंदर लोग कॉन्स्पायर कर रहे हैं, लगातार कॉन्स्पिरेसी हो रही है और षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर इसको रोका जाए, समाप्त किया जाए इसके शासनकाल को, और इस सारे के सारे शासनकाल को समाप्त करने के लिए फिर से एक नए ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जिसको आप लोग जैकोबिन क्लब के नाम से नाम सुनो। ठीक है, जैकोबिन क्लब। जब हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे, मैसूर के बारे में, तो टीपू सुल्तान को इसका मेंबर भी बताया गया, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब एक वैसे समाज सुधारक तरीके का ग्रुप था, समाज से रिलेटेड जो भी सुधार है उनका कार्य किया करता था। बट जब इसने देखा कि इस तरीके की गतिविधियां फ्रांस के अंदर चल रही हैं और रॉबस्पियर ने लगातार इस तरीके का शासन क्रिएट किया हुआ है, तो जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या प्रयास किया, कुछ कॉन्स्पिरेसीज की, संगठन बनाए और रॉबस्पियर के शासन को अंत करने का प्रयास किया। इसमें साथ इनका कौन दे देगा? साथ इसमें इनका एक क्लास दे देगा, वो क्लास था कंजर्वेटिव क्लास। कंजर्वेटिव क्लास समझते हैं आप लोग? चलो रूढ़िवादी हिंदी में बोल लो, ठीक है, लेकिन ये क्लास है कौन? ये क्लास वही है जो ओल्ड रिजीम को फॉलो करता था, पुराने सिद्धांतों को। ये क्लास वही है जो लुईस 16 को समर्थन दिया करता था। ये क्लास वही है जो नहीं चाहता था कि लोकतंत्र बने, ये चाहते थे कि राजशाही रहे, है ना। ये वो वाला क्लास है कंजर्वेटिव क्लास, जो क्लास यहाँ पर इनके साथ में जैकोबिन क्लब के साथ आके मिल गया और इन्होंने क्या करा, रॉबस्पियर को हटाने की पूरी तरीके से कोशिश और प्रयास शुरू कर। ठीक है, ये प्रयास ज्यादा समय नहीं चले, 1794 तक चले, और 1794 में रॉबस्पियर से नाराज होकर, इसकी गतिविधियों से नाराज होकर लोगों ने रॉबस्पियर को पकड़ के 28 जुलाई 1794 को इनको भी क्या करा गया, वही गुलेटाइन की सजा दे दी। ठीक है, यहाँ फांसी वर्ड लिखा, लेकिन वो गुलेटाइन की सजा दे दी। ठीक है, गुलेटाइन की सजा आप किसको मिल गई? रॉबस्पियर। ठीक है, बड़ा देखिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। एक चैप्टर खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरे में फिर कुछ नया हो जाता है, फिर तीसरा शुरू होता है। अब यहाँ पे जैकोबिन क्लब जो आया वो भी कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैकोबिन क्लब कोई समस्या नहीं उत्पन्न करेगा। अगर जैकोबिन क्लब समस्याएं नहीं उत्पन्न करता तो आप जिंदगी में कभी नेपोलियन का नाम ही नहीं सुनते। ठीक है, क्योंकि अभी नेपोलियन भी आने वाला है। चलो लिखो चौथा चरण। चौथे चरण में लिख लेना आतंक का शासन। आतंक का शासन। आतंक के शासन में लिखना शुरू करते हैं। नेशनल असेंबली के लीडर या फिर नेता, नेशनल असेंबली के नेता, चलाओ कहाँ लिखा, बस इतना लिखा ना, आगे नेशनल असेंबली के नेता रॉबस्पियर के शासनकाल को आतंक का शासन बोला जाता है। आतंक का शासन बोला जाता है। जो 10 अगस्त 1792 को, जो 10 अगस्त 1792 को लुईस 16 या लुईस 16 की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। वो शुरू हुआ। ठीक है, चलो आगे। रॉबस्पियर के शासनकाल में लोगों के विचारों के विपरीत उनके मानव अधिकारों पर रोक लगा दी गई। उनके मानव अधिकारों पर रोक लगा दी गई।
रॉबस्पियर ने विद्रोह और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हजारों लोगों को मार दिया। जिसके बाद राजनीति में सक्रिय रूप से जैकोबिन क्लब का योगदान देखा जाता है। लास्ट पॉइंट देख लो, आतंक का शासन 28 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर की फांसी के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, अगली हेडिंग चरण 5 डाल लेना और लिख लेना फ्रांसीसी क्रांति का अंत। चरण 5 फ्रांसीसी क्रांति का अंत। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई फोटो दिख रहा है? कौन लग रहा है यहाँ पे? ये मोटा सा भालू कौन है जिसको पकड़ा हुआ है? रॉबस्पियर है। ठीक है, रॉबस्पियर को लोगों ने पकड़ के यहाँ पे वही गिलोटाइन की सजा दे दी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल फोटो के तौर पर यहाँ देखा गया। चारों तरफ देखो जनता रहती थी, है ना, और जनता के तौर पर एक ऐसा स्टेज बनाया जाता था जहाँ गिलोटाइन की सजा इस तरीके से दी जाती थी। ये वही स्टेज है जहाँ पे इनकी गर्दन रख के ऊपर से आदमी को गिरा दिया जाता था। पिक्चरों में देख चुके होंगे, कई जगह ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके की ये गतिविधियां यहाँ पर समाप्त हो गई। अब यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति का अंत तो मान लिया गया कि फ्रांसीसियों ने जो क्रांति की थी वो क्रांति का अंत हो गया। रूल चलो रॉबस्पियर के हाथ से भी निकल गया, जैकोबिन क्लब ने अपने हाथों में ले लिया। लेकिन जैकोबिन क्लब में कोई एक इंपॉर्टेंट कोई बड़ा लीडर नहीं था जो पूरे के पूरे इस फ्रांसीसी क्रांति को रन कर रहा। उसमें मल्टीपल लीडर्स थे, जिन लीडर्स में एक नाम नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन भी इस समय में एक लीडर के तौर पर था, उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ था। तो नेपोलियन ने प्रयास किया कि मैं किसी भी तरीके से इस फ्रांस के लोगों के अंदर एक तरीके से कह सकते हो कि जो ये लगातार अप डाउन्स लगे हुए हैं ना, इनको रोक के लोगों के बीच में अब एक समानता लाने का प्रयास करूं और एक कॉन्स्टेंसी लाने की प्रयास करूं। तो उन्होंने इस चीज की कोशिश करी कि अब फ्रांस में कराया जाए इलेक्शन। क्या कराया जाए? इलेक्शन। 1794 के बाद जैकोबिन क्लब के कुछ लोगों ने और नेपोलियन के पर्सनल प्रयासों के बाद यहाँ पर एक चीज तो घोषित हो गई कि अब यहाँ पे इलेक्शन होना शुरू होंगे। इलेक्शन के लिए यहाँ पर जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक यहाँ पर डायरेक्टरी का रूल रहेगा। किसका रूल रहेगा? डायरेक्टरी रूल रहेगा। यहाँ पे एक रूल शुरू हो गया जिसको डायरेक्टरी रूल कहा जाता था, जो किसके अंडर में चला करता था? जैकोबिन क्लब के अंडर में चला करता था। डायरेक्टरी रूल के अंदर बहुत सारे लोग होते थे। जनता खुद कानून बनाने के लिए वहां पर तैयार रहते थे। जनता के लोगों को भी बुलाया जाता था कानून बनाने के लिए। हर चीज के लिए कहीं ना कहीं वो लोग तैयार रहा करते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अब ये फेज जो है वो फ्रांस के इलेक्शंस की तरफ धीरे धीरे लेके चला जाएगा। तो फ्रांस की राजनीति यहाँ से खत्म हो गई, फ्रांस की क्रांति का अंत हो गया। इस अंत के बाद में जो 5वां चरण है, इसके बाद में फ्रांस की क्रांति के बाद में यहाँ पे क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन होगा और नेपोलियन बोनापार्ट के आगमन के बाद फ्रांस की क्रांति खत्म। अब वहां पे इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिलेबस का आपका जो पार्ट है वो सिर्फ फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति यहीं तक थी, फ्रांस की क्रांति यहाँ तक पढ़ी। लेकिन सिलेबस में आपको एक और टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप अपने शेड्यूल में देखोगे जो भी आपके पास में आया था उसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इस बात को पूछा जाता है। और यूरोप का एक हिस्सा कौन है? फ्रांस है। फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ? जब वहां पर नेपोलियन आया। तो
तो अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, नेपोलियन का भी इतिहास यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मतलब इस कहानी को यहीं पे रखते हैं, इसके आगे इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास के अंदर, ठीक है। जो कि अगला क्लास आपका